हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नर्सिंग गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो या एमसीक्यू सीरीज करानी हो, थ्योरी क्लासेस करानी हो, सब चीज में आपका नर्सिंग गुरुकुल जो है वो अग्रणी रहा, आगे आकर आपकी मदद कर रहा है। ठीक, तो इस समय हम किस चीज की बात कर रहे हैं? एमसीक्यू सीरीज लेक्चर 8 की। ठीक, यानी हम लोग आज क्या देखने वाले हैं? एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर 8 देखने वाले हैं। ठीक, और ये एमसीक्यू सीरीज जो है एमसीक्यू क्या यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये जो सीरीज चल रहा है, ये आपका आरंभ बैच का चल रहा है। और आपका आरंभ बैच किस लिए है? आपका आरंभ बैच नर्सिंग का एक जो है सीनेट यानी कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट कह लीजिए, या किसी भी अदर स्टेट का नर्सिंग टेस्ट जिसमें आपका फिजिक्स आ रहा है। ठीक, आपके एग्जाम में जो है क्या आ रहा है? फिजिक्स आ रहा है, केमिस्ट्री आ रहा है, बायोलॉजी आ रहा है। ठीक, नर्सिंग एप्टीट्यूड आ रहा है, और साथ ही साथ इंग्लिश आ रहा है। तो इन सब की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका करवा रहा है। ठीक, ये आरंभ बैच। तो अगर अभी तक आपने बैच नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से जाके आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और अगर एमसीक्यू सीरीज के इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए। चलिए, आज का जो क्वेश्चन है 106 नंबर का क्वेश्चन, यानी इससे पहले 105 क्वेश्चन इस सीरीज में करवाए जा चुके हैं। ठीक, 105 क्वेश्चन इस सीरीज में करवाए जा चुके हैं। तो आप लोग जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, और इस सीरीज में हम जो है 500 से ज्यादा क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में करवाने वाले हैं। साथ ही साथ 500 प्लस क्वेश्चन जो है हम लोग पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज करवाने वाले हैं। ठीक, तो ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला इसका सीरीज एक आएगा, और 500 का जो ये एमसीक्यू सीरीज है ये चल रहा है। और ये जो एमसीक्यू सीरीज आपका चल रहा है, इसमें आपका जो है ये प्लेलिस्ट बन चुका है। तो जाके आप लोग प्लेलिस्ट में इसके पहले के लेक्चर देख लीजिए। ठीक, जो प्लेलिस्ट है उसमें पहले के लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि ये जो एक एक क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक, तो एक बार फिर से अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन को देखते हैं। एक कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर इन ईएनटी फॉर चिल्ड्रन विद द रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन। ठीक, यानी एक जो है क्या है, क्लीन करने दीजिए। ठीक, तो आवर्तक कान संक्रमण वाले बच्चों के लिए ईएनटी में एक सामान्य शल्य चिकित्सा प्रक्रिया, यानी ईएनटी में कौन सी ऐसी प्रक्रिया, ऐसा कौन सा इसमें से जो सारे नेम है वो क्या है? शल्य प्रक्रिया के नेम है। ठीक, यानी सर्जरी के नेम है। ठीक, तो सर्जरी के जो ये सारे नेम है इसमें से कौन सा ईएनटी का सर्जरी है, और भी बच्चों के लिए। ठीक, यानी बच्चों के लिए कौन सा ईएनटी का है यही देखना है। ठीक, तो बच्चों के लिए कौन सा है आपका? टॉन्सिलेक्टॉमी। ठीक, यानी टॉन्सिलेक्टॉमी होता है ईएनटी में बच्चों के लिए। ठीक, या फिर होता है आपका ट्यूमर सम्मिलन के साथ मायरिंगोटॉमी। ठीक, मायरिंगोटॉमी विद द ट्यूब इंसरेशन। ठीक, ट्यूब इंसरेशन होता है। ठीक, इसके बाद आता है साइनस ड्रेनेज, इसके बाद आता है राइनोप्लास्टी। ठीक, तो इसमें से कौन सा आपका सर्जरी है जो कि आपका साइनस जल निकासी है, राइनोप्लास्टी या ट्यूब सम्मिलन के साथ मारिंगोटॉमी है, या टॉन्सिलेक्टॉमी है? कौन सा है आपका जो आपके ईएनटी के सर्जरी होती है उसमें यूज होता है? ठीक, यानी ईएनटी का सर्जरी इसमें से कौन सा है? ठीक, एक कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर इन ईएनटी फॉर चिल्ड्रन विद द रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन। तो एक कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर क्या है ईएनटी में? फॉर चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए विद द रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन, यानी रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो उनके लिए क्या किया जाएगा? ठीक, तो इसके लिए क्या किया जाएगा? आपका जो दूसरा ऑप्शन है मारेंगोटॉमी विद द ट्यूब इंसरेशन, यही किया जाता है। ठीक, मारेंगोटॉमी का और एक नामों से जाना जाता है। किस नाम से मारेंगोटॉमी को जाना जाता है? किसी को अगर पता हो तो कमेंट करके बताएं मारेंगोटॉमी को किस लिए जाना जाता है। ठीक, तब तक बता देते हैं राइनोप्लास्टी जो होता है एक ऐसी सर्जरी होती है जिसमें नोज का जो है वो शेप चेंज किया जाता है। ठीक, नोज के शेप के लिए ये जो है आपका क्या किया जाता है? राइनोप्लास्टी किया जाता है नोज के शेप के लिए। ठीक, जिससे कि सुंदर दिखे। ठीक, इसके लिए किया जाता है। या किसी का नेजल सेप्टम डेविएशन रहता है। ठीक, नेजल सेप्टम डेविएशन का मतलब क्या होता है? ठीक, ये आपका नाक हो गया। ठीक, तो ये आपकी जो नाक हो गई, ये जो बीच वाली पट्टी होती है। ठीक, बहुत बुरा बन गया है नाक, फिर से बनाते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट फिर से बना रहे हैं। ठीक, तो ये जो आपका नाक होता है। ठीक, ठीक, तो ये आपकी जो नाक होती है इसमें नेजल सेप्टम डेविएशन में क्या होता है आपका? नेजल सेप्टम डेविएशन में आपकी जो
बीच वाली पट्टी है ये डेविएट हो जाती है, यानी टेढ़ी हो जाती है, ठीक। चाहे इस तरफ टेढ़ी हो जाएगी चाहे उस तरफ, ठीक। तो ये जो नाक होती है आपकी, इसमें आपका जो है ये बीच वाली पट्टी चाहे इधर टेढ़ी हो जाएगी चाहे इधर टेढ़ी होगी। तो इसी को राइनोप्लास्टी द्वारा सीधा किया जाता है। या किसी का नाक के आगे वाला जो ठुड्डी है ये अगर जो है ज़्यादा बढ़ा हुआ के या सुंदर दिखने के लिए जो है एक्ट्रेस वो करती हैं, ठीक। साइनस जल निकासी, ठीक। ये साइनस जल निकासी आपका जो है साइनस होते हैं, चारों साइनस के नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे, उसके लिए किया जाता है। और ये जो मायरिंगोटॉमी होता है ये ट्यूब इंसरेशन यही किया जाता है आपके बच्चों में, ठीक। इसका एक और क्या नाम होता है, इसका नाम होता है आपका टिम्पैनोटॉमी, ठीक। टिम्पैनोटॉमी इसको किया जाता है, ठीक, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है तो उसको भी कहते हैं, ठीक। तो आगे बढ़े। यूरोलॉजी स्पेशलाइज्ड इन डिसऑर्डर ऑफ, यूरोलॉजी क्या होता है, यूरोलॉजी जो डिपार्टमेंट होता है वो किस चीज में आपका विकारों में माहिर होता है, ठीक। यानी यूरोलॉजी जो डिपार्टमेंट होता है वो किस चीज को डील करता है, ठीक। मस्तिष्क और रीढ़ को, प्रजनन एवं मूत्र प्रणाली को, यकृत एवं अग्न्याशय को, त्वचा और बाल को, ठीक। तो जो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट होता है वो किस चीज में आपका जो है माहिर होता है, किस चीज में स्पेशलाइज्ड होता है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। और इसके यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड को क्या कहते हैं, यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक। इसके हेड को आपका क्या कहेंगे, यूरोलॉजिस्ट कहेंगे, ठीक। यूरोलॉजिस्ट कहेंगे, ठीक। तो यूरोलॉजी का जो डिपार्टमेंट का हेड होता है उसको क्या कहते हैं, यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक। तो आपका जो होता है यूरोलॉजी किस चीज को, मस्तिष्क के रीढ़ को देखता है, प्रजनन और मूत्र प्रणाली को देखता है, यकृत और अग्न्याशय को देखता है, त्वचा एवं बाल को देखता है, ठीक। तो इसमें जो है सही आंसर क्या है, त्वचा एवं बाल, त्वचा एवं बाल जो होता है यानी स्किन और हेयर, इसका कौन सा डिपार्टमेंट होता है, डर्मेटोलॉजी होता है, ठीक। डर्मेटोलॉजी, ठीक। अगर स्पेलिंग कहीं गलत होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक। डर्मेटोलॉजी होता है। लीवर एंड पैनक्रियाज के लिए क्या होता है, हिपैटोलॉजी होता है, ठीक। हिपैटोलॉजी, ठीक। इसके बाद में आपका प्रजनन, मस्तिष्क एवं रीढ़ के लिए क्या होता है आपका, मस्तिष्क एवं रीढ़ के लिए आपका मनोविकार या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होती है, ठीक। इसके बाद आता है प्रजनन एवं मूत्र के लिए क्या होता है। अब प्रजनन एवं मूत्र में दो चीजें आती हैं, ठीक। अगर आपका जो प्रजनन तंत्र है, ठीक, ये फीमेल का है तो ये किस में आएगा, यानी आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर ये फीमेल का है, ठीक, तो ये आपका किस में आएगा, ये आएगा ऑफ एंड गायनी में, ठीक। तो ये ऑफ एंड गायनी में यानी गायनिकोलॉजिस्ट इसको देखेंगे, ठीक। यानी इसके स्पेशलिस्ट को क्या कहेंगे आपका, गायनिकोलॉजिस्ट, ठीक। इसमें आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देखा जाएगा, ठीक। फीमेल का जो है आपका क्या है, मूत्र प्रणाली है उसको भी देखा जाएगा। और क्या देखा जाएगा, बर्थ से रिलेटेड चीज़ें भी यहीं पे देखी जाएंगी, ठीक। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीज़ें भी यहीं पे देखी जाएंगी, ठीक। तो कितनी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी, ऑफ्स एंड गायनी में आपकी कितनी चीज़ें देखी जाएंगी, ये जो ऑफ्स एंड गायनी है आपका डिपार्टमेंट, ठीक। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल का है तो ऑफ्स एंड गायनी में। और इससे कितनी चीज़ें देखी जाएंगी, आपका गायनिकोलॉजिस्ट क्या क्या देखेगा, बर्थ से रिलेटेड चीज़ें देखेगा, प्रेगनेंसी से रिलेटेड और फीमेल रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड चीज़ें देखेगा, ठीक। साथ ही साथ आपका क्या देखेगा, आपका फीमेल में अगर यूरो जो आपका किडनी या यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड दिक्कत है तो उसको भी यही देखेगा, मूत्र वाहिका में कोई दिक्कत है, मूत्र प्रणाली में कोई दिक्कत है तो भी ये गायनिकोलॉजिस्ट देखेगा। लेकिन अगर मेल है तो, मेल है अगर तो, ठीक, तो मेल का कहाँ पे देखा जाएगा, एक मिनट, अगर आपका मेल है, ठीक, यहीं पे मेल है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका कौन देखेगा, उसका यूरोलॉजिस्ट ही देखेगा, ठीक। यूरोलॉजिस्ट, ठीक। यूरोलॉजिस्ट जो होगा यानी यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में ही अगर मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना है तो यूरोलॉजिस्ट देखेगा, मेल का ही मूत्र प्रणाली भी यूरोलॉजिस्ट ही देखेगा, ठीक। लेकिन फीमेल का जो है वो फीमेल का जो है मूत्र प्रणाली सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, फीमेल की जो मूत्र प्रणाली है वो आपका तो यूरोलॉजिस्ट देखेगा,
लेकिन अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई दिक्कत हुई, ठीक, या इन सब से रिलेटेड कोई दिक्कत हुई तो गायनकोलॉजिस्ट मतलब जो गायनकोलॉजिस्ट है वही वो भी देख सकता है, ठीक। तो दोनों लोग देख सकते हैं, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज़्यादातर जो आपका यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो सिर्फ मेल का जो है, जैसे मेल का इसमें दिक्कत क्या है, आपको कन्फ्यूजन क्या होगी जानते हैं। इसमें यूरोलॉजिस्ट जो होता है, आप मूत्र प्रणाली तो मेल का देख ही रहा, साथ ही साथ यूरोलॉजिस्ट जो है, क्लीन करने दीजिए, ठीक। यूरोलॉजिस्ट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यूरोलॉजिस्ट यानी GIST, ठीक। यूरोलॉजिस्ट जो है ये आपका क्या देखेगा, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देख रहा है, साथ में आपका जो है यूरिन सिस्टम को भी देख रहा है, दोनों चीज़ों को देख रहा है, ठीक। यानी मेल के दोनों चीज़ों को देख रहा है, ठीक। लेकिन ये सिर्फ फीमेल के क्या देखेगा, यूरोलॉजिकल सिस्टम को देखेगा, ठीक, यानी यूरिनरी सिस्टम को देखेगा, ठीक, यूरिनरी सिस्टम को देखेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपको मौका मतलब किया, अगर रिप्रोडक्टिव से सिस्टम से दिक्कत है तो आपका मतलब इसमें तो दिक्कत है, ये साथ ही रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड अगर वो है तो ये आपका गायनी वाले देखेंगे, यूरोलॉजिस्ट ना देख के आपका कौन देख लेगा, गायनिकोलॉजिस्ट भी देख सकते हैं, ठीक, गायनिकोलॉजिस्ट। तो अगर मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है तो ये यूरोलॉजिस्ट देखेगा, अगर फीमेल में दिक्कत है, चाहे फीमेल के प्रजनन में दिक्कत है या मूत्र प्रणाली में, तो गायनिकोलॉजिस्ट भी देख सकता है, ठीक। गायनी वाली प्रजनन वाली चीजें तो गायनिकोलॉजिस्ट देखेगा, मूत्र प्रणाली भी वो ही देख सकता है, ठीक। तो ऑप्शन आप लोग ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही आप लोग बताइएगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसमें कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके बाद आता है व्हिच टेस्ट इज यूज टू असेस किडनी फंक्शन इन यूरोलॉजी, ठीक। यानी ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें मूत्र विज्ञान में गुर्दे के कार्य का आकलन करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, ठीक। यानी गुर्दे का कार्य यानी आपके किडनी का जो फंक्शन है उसको देखने के लिए, ठीक। तो गुर्दे के कार्य के लिए क्रिएटिनिन परीक्षण, स्पेरोमेट्री, EEG, ECG, ठीक। ECG, EEG, स्पायरोमेट्री या क्रिएटिनिन टेस्ट, ठीक। इसका आप अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, ठीक, लेक्चर पिछले जो देखे होंगे, पिछले जो आपके कौन से 7 लेक्चर आ चुके हैं, ठीक, ये 8वां लेक्चर है ना। तो इस 7 लेक्चर जो है आपने अगर देखे होंगे तो इसका जवाब आप 1 सेकंड में दे देंगे, ठीक। तो जल्दी से कीजिए, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जो है आपका हुई टेस्ट यूज इन असेस द किडनी फंक्शन इन यूरोलॉजी, यूरोलॉजी में कौन सा टेस्ट आपका जो है यूज किया जाता है असेस करने के लिए किडनी फंक्शन को, ठीक। मूत्र विज्ञान में गुर्दे के कार्य का आकलन करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो आपका ECG जो है, ठीक, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था ECG के बारे में। तो ECG क्या है आपका, ये आपके हार्ट से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होती है तो उसमें आपका ECG किया जाता है, ठीक, हार्ट के फंक्शन को देखने के लिए, ठीक। EEG आपका न्यूरोलॉजिकल अगर प्रॉब्लम है तो उसमें किया जाता है, ठीक, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में किया जाता है, ठीक। और स्पायरोमेट्री आपके किस लिए किया जाता है, लंग में कोई दिक्कत हो तब, ठीक, लंग के फंक्शन को चेक करने के लिए, ठीक। तो आपका बच्चा क्रिएटिन टेस्ट, ठीक। तो क्रिएटिन टेस्ट ही आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है, जो कि आपके गुर्दे के कार्य को देखने के लिए किया जाता है, ठीक, क्रिएटिन टेस्ट किया जाता है, ठीक। आगे बढ़े, अगला जो है हमारा है हिमेटोलॉजी फोकस्ड ऑन, हिमेटोलॉजी जो डिपार्टमेंट होता है वो किस पे फोकस करता है, आपका हृदय रोग पे, रक्त और रक्त बनाने की वाले ऊतक, गुर्दे का कार्य, हार्मोनल असंतुलन, ठीक। यानी जो हिमेटोलॉजी है वो ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू पे कार्य करता है, किडनी डिसऑर्डर पे, हार्मोनल इम्बैलेंस पे या हार्ट डिजीज पे, ठीक। जल्दी से बताइए कमेंट करके, क्वेश्चन क्या है, हिमेटोलॉजी फोकस्ड ऑन, हृदय रोग, रक्त और रक्त बनाने वाले ऊतक, गुर्दे के विकार, हार्मोनल असंतुलन, ठीक। यानी हार्मोन का क्या प्रॉब्लम है, हार्मोन का असंतुलन या संतुलन कैसा है, इसको देखने के लिए क्या, कमेंट करके जल्दी से बताइए, ठीक। तो इसमें आपका ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं गलत कह सकते हैं, लेकिन जो हिमेटोलॉजी होता है इससे पहले देख लेते हैं कि हृदय रोग जो होता है ये आपका कौन सा डिपार्टमेंट डील करता है, कार्डियोलॉजी, ठीक। गुर्दे का कौन सा डिपार्टमेंट डील करता है, यूरोलॉजी, ठीक।
यूरोलॉजी कह लीजिए, ठीक। हार्मोनल असंतुलन के लिए, ठीक, इसका होता है इम्यूनोलॉजी, ठीक, इम्यूनोलॉजी। तो आपका बचा क्या, रक्त एवं रक्त से रिलेटेड, यानी आपका हिमेटो अगर शब्द आ रहा है तो रक्त या रक्त से रिलेटेड जो भी ऑप्शन है उस पर आप लोग ऑप्शन को लगा सकते हैं, ठीक। तो चलिए आगे बढ़े। एक कॉमनली यूज टेस्ट इन हिमेटोलॉजी फॉर एनीमिया इज, यानी अगर आपको एनीमिया हुआ है, ठीक, तो एनीमिया अगर हुआ है तो उसमें कॉमनली कौन सा जो है परीक्षण उपयोग में लिया जाता है, ठीक। ईसीजी किया जाता है, हीमोग्लोबिन परीक्षण किया जाता है, स्पेरोमेट्री किया जाता है, एंडोस्कोपी किया जाता है। ये ज़्यादातर लोगों ने करवाया होगा, ठीक। आपका अगर किसी हिमेटोलॉजी आपकी यानी क्या कौन सा रोग है, एनीमिया है, ठीक। अगर एनीमिया आपको हुआ है तो कौन सा परीक्षण आप करवाएंगे, कौन सा टेस्ट आप करवाएंगे, ईसीजी करवाएंगे, हीमोग्लोबिन परीक्षण करवाएंगे, स्पेरोमेट्री करवाएंगे, एंडोस्कोपी करवाएंगे, ठीक। कौन सा करवाएंगे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा परीक्षण आपका करवाएंगे। एक कॉमनली यूज टेस्ट किसमें, एनीमिया की कंडीशन में, ठीक। कौन सा होगा, ईसीजी होगा, हीमोग्लोबिन परीक्षण होगा, या स्पेरोमेट्री होगा, या एंडोस्कोपी होगा, ठीक। जल्दी से 5 सेकंड में आंसर दीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत सारे लोगों ने इसको किया भी होगा। इसमें हम कौन सा परीक्षण करवाएंगे, आपका पहले ही बता चुके हैं, एंडोस्कोपी आपका किस चीज से रिलेटेड है, आपका ये जीआई से रिलेटेड है, ठीक, यानी जो आपके स्टमक से रिलेटेड है, ठीक। इसके बाद में स्पेरोमेट्री आपका लंग फंक्शन को देखता है, ठीक, लंग फंक्शन को देखता है, ठीक। हीमोग्लोबिन परीक्षण इसमें करवाएंगे, और ईसीजी आपका हार्ट से रिलेटेड चीजें देखता है, ठीक। तो ये चीजें आप ध्यान रखा करेंगे, ठीक, कि कौन सा चीज किसमें क्या किया जाता है, ठीक। आगे बढ़े। रिहैबिलिटेशन सर्विसेज एम टू, जो रिहैबिलिटेशन सर्विसेज होते हैं उनका एम क्या होता है, उनका लक्ष्य क्या होता है, ठीक। तो आपका जो डायग्नोस डिजीज यानी रोगों का निदान करना होता है, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म मेडिकल ट्रीटमेंट, रिस्टोर फंक्शन एंड मोबिलिटी आफ्टर इलनेस एंड इंजरी, और डिस्पेंस मेडिकेशन, ठीक। यानी इसका रिहेबिलिटेशन सर्विसेज जो होती है इसका एम क्या होता है, डायग्नोस करना डिजीज को, प्रोवाइड करना लॉन्ग टर्म मेडिकल ट्रीटमेंट, रिस्टोर फंक्शन एंड मोबिलिटी आफ्टर इलनेस और इंजरी, डिस्पेंस करना मेडिकेशन को, यानी रोगों का निदान करना, दीर्घकालिक चिकित्सा का उपचार करना, ठीक। इसके बाद में आपका क्या है, बीमारी या चोटों के बाद कार्य और गतिशीलता को पुनर्स्थापित करना, और दवाओं का वितरण करना। कौन सा काम है, जो पुनर्वास स्वास्थ्य सेवा है, पुनर्वास रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, ठीक। पहले कमेंट करके बताइए तब इसका मतलब बताएं, जल्दी से कमेंट कीजिए। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, आपका रिहेबिलिटेशन वर्ड अगर कहीं आ रहा है तो उसका मतलब होता है आपका रोगों के निदान करे, दीर्घकालिक चिकित्सा का उपचार करे, बीमारियों चोटों के कार्य एवं गतिशीलता को पुनर्स्थापित करना, ठीक। ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक, यानी रिस्टोर फंक्शन, ठीक, यानी फंक्शन जो होता है उसको रिस्टोर करना, यानी आपकी सर्जरी हो गई या आपके एक्सीडेंट हो गया था, आपका पैर टूट गया था, ठीक, या कुछ भी ऐसा हो गया था, ठीक, तो उस कंडीशन में आपको क्या है, ठीक, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, मोबिलिटी आफ्टर इलनेस और इंजरी, ठीक। तो ये जो होता है रिस्टोर फंक्शन एंड मोबिलिटी आफ्टर इलनेस और इंजरी, ठीक, मतलब आपके एक्सीडेंट हो गए हैं, ठीक, या आपकी सर्जरी हुई है, ठीक, उसके बाद आपको चलने में दिक्कत हो रही है कोई चीज़, तो आपका जो पहले से फंक्शन था, ठीक, मेन फंक्शन जो आपका था, जो आप नॉर्मल तरीके से अपनी नॉर्मल जिंदगी जब जी रहे थे तो उस समय आपका जो फंक्शन था उसी फंक्शन को फिर से कैसे अचीव किया जाए, और रिहैबिलिटेशन का काम करता है, ठीक, यानी पुनर्वास, फिर से कैसे उसको स्थापित किया जाए, यही आपका रिहैबिलिटेशन में आता है। मतलब रीस्टोर करना, फंक्शन जो है उसको फिर से रीस्टोर करना, फिर से पुरानी चीजों को वापस लाना, पुरानी क्षमता पे कैसे व्यक्ति जा सकता है,
कैसे चल पाता है, यानी अगर पुरानी क्षमता उसकी थी कि 200 कदम चलता था, उसके पैर नहीं, घुटने नहीं दर्द देते थे, घुटने नहीं जवाब देते थे, तो घुटने की सर्जरी होने के बाद में भी वो 200 क्या 400 कदम कैसे चल पाए। ठीक, 200 तो मिनिमम है, उसके बाद 400 कदम वो कैसे चल पाए, पूरा एकदम उसकी जो है पुरानी जो क्षमता थी उसको कैसे वापस लाया जाए, वो आपका रिहेबिलिटेशन में आता है। इसके लिए सेंटर्स भी होते हैं जो आपके रिहेबिलिटेशन सेंटर कहलाते हैं। ठीक, तो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी होते हैं जिसमें आपका किया जाता है। ठीक, और मोबिलिटी आफ्टर इलनेस और इंजरी, ठीक, चाहे वो आपकी बीमारी के बाद में हो, ठीक, या कोई इंजरी हुई हो, ठीक, दोनों के बाद में आपका रिहेबिलिटेशन होता है। ठीक, तो रिहेबिलिटेशन में आपका रिस्टोर कराया जाता है, एक्सरसाइज वगैरह करवाए जाते हैं। ठीक, आप और कैसे वो व्यक्ति अपना पुराने क्षमता में आ सके, इसी को देखा जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका रिहेबिलिटेशन सर्विसेज एम टू, यानी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज जो होती हैं उसका लक्ष्य क्या होता है, पुनर्वास सेवाओं का लक्ष्य क्या होता है, बीमारी या चोट के बाद कार्य एवं गतिशीलता को पुनर्स्थापित करना। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉमन थेरेपी फॉर स्ट्रोक पेशेंट इन रिहेबिलिटेशन इज। ठीक, तो कॉमन थेरेपी क्या है, कॉमन थेरेपी फॉर स्ट्रोक पेशेंट इन रिहेबिलिटेशन इज, यानी पुनर्वास में स्ट्रोक रोगियों के लिए एक सामान्य चिकित्सा क्या है। ठीक, कीमोथेरेपी भौतिक चिकित्सा, डायलिसिस विकिरण चिकित्सा। ठीक, यानी रेडिएशन थेरेपी, डायलिसिस, फिजिकल थेरेपी या कीमोथेरेपी। ठीक, यानी जिसको स्ट्रोक आ रहे हैं, ठीक, तो स्ट्रोक के कंडीशन में जो पुनर्वास यानी रिहेबिलिटेशन जो है, यानी जो है रिस्टोर करना है जब हमको, तो रिस्टोर के कंडीशन में आपको स्ट्रोक रोगियों के लिए एक सामान्य चिकित्सा क्या है। ठीक, रिहेबिलिटेशन के कंडीशन में एक सामान्य चिकित्सा क्या हो सकती है। ठीक, तो आपका जो है कीमोथेरेपी है, ठीक, डायलिसिस है, विकिरण है, या भौतिक चिकित्सा है। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कीमोथेरेपी, फिजिकल थेरेपी, डायलिसिस, रेडियोथेरेपी। तो पहले कीमोथेरेपी जो है किस कंडीशन में आपका दिया जाता है, कैंसर। कैंसर की कंडीशन में आपका कीमोथेरेपी एक मेडिकेशन ट्रीटमेंट होता है। ठीक, इसके बाद आता है आपका डायलिसिस, ये आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है। ठीक, स्ट्रोक आपका किससे दिक्कत है, किडनी से दिक्कत है, नहीं, विकिरण चिकित्सा। ठीक, ये आपका भी कैंसर में आता है। ठीक, कैंसर में ये आपका रेडिएशन थेरेपी में आ जाता है। ठीक, तो आपका रेडिएशन थेरेपी नहीं होगा, डायलिसिस नहीं होगा, फिजिकल थेरेपी होगा, कीमोथेरेपी नहीं होगा। ठीक, यानी फिजिकली आपको उसको एक्सरसाइज वगैरह करवाना है। ठीक, तो रिहेबिलिटेशन में आप यही कर सकते हैं। ठीक, रिहेबिलिटेशन में दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती, आपको फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह की ज़रूरत होती है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, व्हिच टाइप ऑफ कैंसर इज मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक वर्ल्ड वाइड। ठीक, यानी कौन सा कैंसर है जो कि दुनिया भर में किस प्रकार के कैंसर का सबसे अधिक निदान किया जाता है। ठीक, यानी सबसे ज़्यादा डायग्नोस्टिक, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा कैंसर है जो पता चलता है। ठीक, तो स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर। ठीक, कौन सा इसमें से है, व्हिच टाइप ऑफ कैंसर इज मोस्ट कॉमनली डायग्नोस्ड वर्ल्ड वाइड। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए, व्हिच टाइप ऑफ कैंसर इज मोस्ट कॉमनली डायग्नोस्ड वर्ल्ड वाइड। स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए सबसे ज्यादा किसका, सबसे ज्यादा कौन सा होता है ये नहीं पूछा जा रहा है। ठीक, किसका डायग्नोस्टिक निदान सबसे ज्यादा होता है। ठीक, सबसे अधिक निदान किसका होता है इसको कमेंट करके बताना है। ठीक, यानी निदान किसका सबसे ज्यादा हो रहा है इसको कमेंट करके बताना है। निदान देख लीजिए, वर्ड डायग्नोस्ड। ठीक, तो इसमें स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर। ठीक, जल्दी से बताइए, कोलोरेक्टल कैंसर जो होता है आपका कहाँ पे होता है, बड़ी आंत, बड़ी आंत, जो आपकी बड़ी आंत होती है वहाँ, और आपके रेक्टल एनस के, सॉरी, हाँ ठीक, तो वहाँ पे होता है। ठीक, तो आप इसमें से बताइए, इसमें से सही आंसर क्या है आपका, स्किन कैंसर, ये आपका गलत है। ठीक, ब्रेस्ट कैंसर ये फीमेल में मोस्ट ऑफ द होता है, लेकिन ये गलत है। ठीक, कोलोरेक्टल गलत है, आपका सही क्या है, लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर का सबसे ज़्यादा डायग्नोस्टिक होता है। ठीक, मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड होता है, इट इज आल्सो द लीड कॉज द कैंसर डेथ। ठीक, और ये कैंसर डेथ को भी कॉज करता है। ठीक, तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, और सर्वाइकल कैंसर, एक लेक्चर में हम पिछले लेक्चर में भी बता चुके हैं, सर्वाइकल कैंसर का जो वैक्सीन है वो आ चुका है। जितने भी फीमेल स्टूडेंट हैं
सब जाके अपने जिला चिकित्सालय पर लगवा ले। थोड़ा महंगा पड़ रहा है लेकिन लगवा लीजिए, जिंदगी इससे महंगी 2-2.5 हज़ार नहीं है। ठीक, आपकी जिंदगी का सवाल है तो इसको जरूर लगवा लीजिए। ठीक, आगे बढ़े। द टर्म पैलिएटिव केयर इन ऑन्कोलॉजी रिफर टू, यानी पैलिएटिव केयर जो है उपशामक देखभाल, ठीक, जो है वो आपका द टर्म पैलिएटिव केयर इन ऑन्कोलॉजी रिफर टू एग्रेसिव ट्रीटमेंट यानी आक्रामक उपचार, ठीक, एंड ऑफ लाइफ से सिम्टम्स मैनेजमेंट, सर्जिकल इंटरवेंशन और प्रिवेंशन मेजर्स, ठीक, यानी निवारक उपाय, सर्जिकल हस्तक्षेप, जीवन के अंत में लक्ष्य प्रबंधन और आक्रामक उपचार। ठीक, तो इसमें ऑन्कोलॉजी में जो है पैलिएटिव केयर इन ऑन्कोलॉजी रिफर किसके लिए संदर्भित है। ठीक, देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लासेज आपकी चल रही हैं। ठीक, आपके बैच पे भी और यहाँ पे भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में चल रही हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को देख के कि हिंदी भी टफ होती है। ठीक, अब ऐसे अगर आपको इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ हिंदी का क्वेश्चन दे दिया जाएगा ना, तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा कि है क्या। ठीक, हम भी हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं लेकिन ऐसा नहीं। अभी देखिए इसमें उपशामक देखभाल ऐसे लिख दिया गया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए कोशिश कीजिए कि इंग्लिश वर्ड को साथ में ही देखा कीजिए। इसीलिए जो स्लाइड बनती है वो दोनों में बनती है, जिससे कि हिंदी और इंग्लिश वालों को, हिंदी वालों को जो है वो इंग्लिश वर्ड भी धीरे धीरे समझ में आते रहे। क्योंकि आप बीएससी नर्सिंग जब करने आएंगे, ठीक, जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो फुल्ली जो होता है वो इंग्लिश में होता है, वहाँ पे आपको एग्जाम इंग्लिश में ही देना है। ठीक, तो आपको अभी से प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक, इसीलिए आपका जो है दोनों में स्लाइड होता है, जिससे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी दोनों एक साथ देख पाए। ठीक, और आपका जो बैच है वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहा है, तो टारगेट गुरुकुल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके डाउनलोड कीजिए और आपकी तैयारी जो हमारी जिम्मेदारी है उसको भी कंप्लीट करवाइए। ठीक, अगर आप बैच नहीं ज्वाइन करेंगे तो कैसे हम अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा कर पाएंगे, और आप अपने जो है टारगेट जो है कौन, जो आपके मेडिकल कॉलेज है, ड्रीम मेडिकल कॉलेज में आपके कौन कौन से ड्रीम मेडिकल कॉलेज हो सकते हैं, टॉप के मेडिकल कॉलेज कौन कौन से आते हैं, KGMU। ठीक, सबसे पहले लिस्ट पे यूपी वाले बच्चों के लिए यही होता है कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उनको मिल जाए लखनऊ का। ठीक, अगर वो नहीं मिल रहा है तो SGPGI मिल जाए लखनऊ का, SGPGI मिल जाए। ठीक, अगर ये भी नहीं मिल रहा तो राम मनोहर लोहिया मिल जाए। ठीक, RML मिल जाए। अगर ये भी नहीं मिल रहा तो उधर वाले बच्चे सोचते हैं कि उनको सैफई का कॉलेज मिल जाए। ठीक, ठीक, इतने इनके ड्रीम कॉलेज होते हैं। इसके बाद भी और भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, 22 से 23 जो है मेडिकल कॉलेज हैं। ठीक, और इस साल और भी 1-2 कॉलेज स्टार्ट होने की संभावना है। ठीक, तो आपको इसमें 1300 ही सीट है। ठीक, और 1300 सीट में आपके जो हैं बच्चे कितने होने वाले, 2.5 लाख बच्चे होने वाले। ठीक, 2.5 लाख प्लस बच्चे होने वाले। अब इसमें 1300 गवर्नमेंट सीट है, इसी में आपको लड़ना है। और आप प्राइवेट की सोच रहे हैं तो प्राइवेट की भी टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के 13,000 सीटें हैं। ठीक, तो 13,000 सीटों में जो है आपकी लड़ाई है 2.5 लाख बच्चों से। ठीक, 2.5 लाख प्लस, ये तो अभी अंदाजा अभी फॉर्म आने के बाद में पता चलेगा कि 3 लाख तक जाएगा या 4 लाख तक भी जा सकता है। ठीक, तो आप लोग तैयारी बेहतरीन कीजिए, अभी से लग जाइए। जो लोग 12th में वो भी थोड़ा थोड़ा लेक्चर देखा करें और 12th के बाद अच्छे से लग जाइएगा। ठीक, तो अगर बैच जिसको जो ड्रॉप ले चुका है उसके लिए तो मस्ट है कि बैच वो ले ले, क्योंकि वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश सबकी क्लासेस भरपूर तरीके से अच्छे से कराई जा रही है, और नर्सिंग एप्टीट्यूड की भी तो जबरदस्त तरीके से चल रही है। लगभग सिलेबस भी इसका कंप्लीट होने वाला, क्योंकि छोटा सिलेबस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में नर्सिंग एप्टीट्यूड का कुछ कराया नहीं जाए। आपको MCQ मिलेंगे, PYQ मिलेंगे, ठीक, DPP मिलेंगे। ये सारी फैसिलिटी आपको कहाँ पे मिल पाएगी, बैच पे मिल जाएगी। आपको यूट्यूब पे सिर्फ लेक्चर प्रोवाइड किया जा सकता है और बाकी चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जा सकती हैं। ठीक, तो चलिए, आपका जो क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी में उपशामक देखभाल शब्द को संदर्भित करता है क्या, आक्रामक उपचार, जीवन के अंत में लक्षण प्रबंधन, सर्जिकल हस्तक्षेप, निवारक उपाय। ठीक, तो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। द टर्म पैलिएटिव केयर इन ऑन्कोलॉजी रिफर्स टू, ठीक, तो आपका पैलिएटिव केयर क्या करता है, आक्रामक उपचार करता है, जीवन के अंत में लक्षण का प्रबंधन करता है, सर्जिकल इंटरवेंशन करता है, प्रिवेंशन मेजर करता है। ठीक, तो आपका ना ये निवारक उपाय करता है, ना सर्जिकल प्रबंधन करता है, ना आक्रामक उपचार करता है, जीवन के अंत में लक्षण का प्रबंधन करता है। ठीक,
तो अगर कोई भी डाउट होगा, कहीं पे अगर लगेगा कि हमने ऑप्शन को गलत बताया है, तुरंत कमेंट करके बताइएगा। ठीक, हो सकता है हमसे कहीं पे भूल चूक हो सकती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर कहीं पे हो तो उसको तुरंत कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ठीक, इसके बाद आपका 115 नंबर का इस सीरीज का क्या है, 115 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, 115 150 15 14 15। ठीक, तो आपका जो 115वां नंबर का क्वेश्चन है क्या कह रहा है, पढ़िए जरा। क्लिनिकल ट्रायल आर प्राइमरली कंडक्टेड टू, ठीक, यानी जो क्लिनिकल ट्रायल है, नैदानिक परीक्षण मुख्य रूप से आयोजित किए जाते हैं, किसमें आयोजित किए जाते हैं, आपके इम्प्रूव हॉस्पिटल ऑपरेशन, टेस्ट न्यू ड्रग एंड ट्रीटमेंट, प्रोवाइड रूटीन पेशेंट केयर, ट्रेन मेडिकल स्टाफ। यानी नैदानिक परीक्षण मुख्य रूप से आयोजित किए जाते हैं अस्पताल के संचालन में, नई दवाओं और उपचारों का प्रशिक्षण करने में, नियमित रोगी की देखभाल में, और ट्रेन मेडिकल स्टाफ में। किस चीज में किया जाता है आपका क्लिनिकल ट्रायल आर द प्राइमरली कंडक्टिंग। जल्दी से बताइए, कमेंट करके जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। जो आपका क्लिनिकल ट्रायल आर प्राइमरली कंडक्ट टू, क्लिनिकल जो ट्रायल है वो प्राइमरी रूप से किस लिए कंडक्ट किया जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रोवाइड रूटीन पेशेंट केयर। ठीक, आगे बढ़े। ए फेज फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल फोकस ऑन, जो फेज फर्स्ट होता है ना क्लिनिकल ट्रायल का, वो किस पे फोकस करता है, इफिकेसी, सॉरी, एक उपचार के प्रभावकारिता पे, यानी इफिकेसी क्या होने वाली है। उसके बाद में लार्ज स्केल टेस्टिंग पे, सेफ है। एक मिनट कहाँ जा रहे हो भाई, सेफ्टी एंड डोजेस पे। ठीक, सेफ्टी एंड डोजेस पे, पोस्ट मार्केटिंग सर्वाइवेलेंस पे। ठीक, यानी इफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट पे, लार्ज स्केल टेस्टिंग पे, सेफ्टी एंड डोजेस पे, पोस्ट मार्केटिंग सर्वाइवेलेंस पे। ठीक, यानी एक जो चरण फर्स्ट है नैदानिक परीक्षण का, उस किस पे केंद्रित है। ठीक, एक उपचार की प्रभावकारिता पे, बड़े पैमाने पर परीक्षण, सुरक्षा एवं खुराक, और पोस्ट मार्केटिंग निगरानी। ठीक, यानी जो फेज फर्स्ट है क्लिनिकल ट्रायल का, वो किस पे फोकस है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ए फेज फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल फोकस्ड ऑन, ठीक, तो आपका किस पे फोकस करता है, आपका सेफ्टी, साइड इफेक्ट, बेड डोज, ठीक, इन सब पे फोकस करता है। यानी सेफ्टी पे और डोजेस पे मेन रूप से आपका फोकस करता है आपका फेज फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल। ठीक, यानी फेज फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल जो है किस पे फोकस करता है, आपका सेफ्टी एंड डोजेस पे। ठीक, इसके बाद आगे बढ़े। ए रजिस्टर्ड डेंटाइंस प्राइमरली फोकस्ड ऑन, ठीक, यानी जो आपके क्या होते हैं, एक पंजीकृत डाइटेशियंस होते हैं। ठीक, डाइटेशियंस होते हैं एक पंजीकृत जो आहार विशेषज्ञ होते हैं, यानी जो आपके डाइटेशियंस होते हैं जो खाने को देखते हैं। ठीक, आपको क्या खाना है, किस डिजीज में क्या खाना है, किस कंडीशन में कौन सा खाना खाना है, कौन सा खाना नहीं खाना है, किस चीज़ को कितनी मात्रा में खाना है, कितने टाइम पे खाना है। ठीक, और उसमें क्या चीज़ ज़्यादा होना चाहिए, क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, नमक कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें जो देखता है उसका आहार विशेषज्ञ देखता है। ठीक, डाइटेशियन से देखता है। ठीक, और इसका क्या काम होता है, आपका मुख्य रूप से किस चीज़ पे ध्यान देता है। अब इतना डिटेल में जब बता दिए हैं तो इसको तुरंत कमेंट करके बताइए किस पे ध्यान देता है, आपका विशिष्ट स्वास्थ्य स्थितियों के लिए भोजन योजना तैयार करना इसका मेन काम होता है। ठीक, यानी मेन काम जो इसका होता है विशिष्ट स्थितियों के लिए भोजन तैयार करना। आगे बढ़े। ये यानी डाइटेशियंस का काम क्या होता है, आपका एक भोजन तैयार करना विशिष्ट उसके लिए क्या कंडीशन के लिए। ठीक, चिकित्सीय आहार का प्राथमिक फोकस क्या होता है, यानी जो चिकित्सीय थेराप्यूटिक डाइट आपका जो होता है उसका मेन फोकस क्या होता है। ठीक, यानी व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑन द थेराप्यूटिक डाइट, जनरल न्यूट्रिशन देना। ठीक, यानी सामान्य पोषक आहार देना। ठीक, या आपका विशिष्ट स्वास्थ्य स्थितियों का प्रबंधन करना, वजन बढ़ाने का बढ़ावा देना, ऊर्जा के स्तर में वृद्धि करना। ठीक, यानी जनरल न्यूट्रिशन मैनेजिंग स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन,
प्रमोट वेट गेन, इंक्रीज एनर्जी लेवल। ठीक, तो क्या करना होता है, सामान्य पोषण देना होता है, विशिष्ट स्वास्थ्य स्थितियों का प्रबंधन करना होता है, वजन बढ़ाने को बढ़ावा देना होता है, या ऊर्जा के स्तर में वृद्धि करना होता है। ठीक, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द थेराप्यूटिक डाइट। ठीक, तो थेराप्यूटिक डाइट का क्या काम होता है, विशिष्ट स्वास्थ्य का प्रबंधन करना। ठीक, यानी विशेष स्थिति में प्रबंधन करना। यही आपका बी ऑप्शन जो है, ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़े, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की तरफ बढ़ते हैं, यानी जो आजकल हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला उसकी तरफ बढ़े। द प्राइमरी गोल ऑफ द इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट इज टू, जो मेन संक्रामक नियंत्रण विभाग का मेन काम क्या होता है, प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। ठीक, प्राइमरी गोल क्या होता है। ठीक, संक्रामक नियंत्रण विभाग, क्या लिखा है आपका, संक्रामक नियंत्रण विभाग। ठीक, संक्रामक नियंत्रण विभाग यानी क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट। ये जो इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट है इसका मेन प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ठीक, तो ये आपका मैनेज सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक, प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, डिस्पेंस एंटीबायोटिक्स, प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन। ठीक, तो इसमें आपका इसका क्या काम है, आराम से सोचिए, इसका जवाब बहुत आसान है, 5 सेकंड में आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक, जल्दी से दीजिए। सर्जिकल प्रक्रियाओं का प्रबंधन करना, अस्पताल अधिगृहित संक्रमण को रोकना, एंटीबायोटिक वितरित करें, या टीकाकरण प्रदान करना। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसमें सही आंसर क्या होने वाला आपका, टीकाकरण प्रदान करना, प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन। ठीक, यानी अगर आपको किसी भी डिजीज से, किसी भी रोग से बचाना है तो उसके लिए आपको वैक्सीनेशन कराना, यानी वैक्सीन लगाना जरूरी है। वैक्सीन आपका किस में लगता है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ही लगता है। ठीक, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक, आपका जो है NIC है, इसके बारे में भी एक लेक्चर आपका हुआ है आपके बैच पे। तो अगर अभी तक आपने बैच नहीं ज्वाइन किया है तो डाउनलोड कीजिए ऐप को और तुरंत बैच को ज्वाइन कीजिए। ठीक, बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर बैच आप ज्वाइन कर लेंगे तो इससे आपका क्या होगा, आपकी जो है फिजिक्स की हुई, चाहे केमिस्ट्री की हुई, बायोलॉजी की हुई, नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लासेज हुई, इंग्लिश की सारी क्लासेज आपकी बेहतरीन तरीके से चलती रहेंगी। चाहे आप 12th में हो, 12th वालों के लिए भी ये बैच है, और या ड्रॉपर हो, ठीक, दोनों के लिए बैच है। ठीक, और 2025 में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसी को फोकस में रख के बनाया गया। ठीक, तो CNET वाले सारे बच्चे जल्दी से बैच के साथ जुड़ जाएं। ठीक, और अगर आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर होते रहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सब चीज़ का। ठीक, आगे बढ़े लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के। एक कॉमन मेथड टू इंश्योर इन्फेक्शन कंट्रोल, जो कॉमन मेथड होता है संक्रमण, यानी संक्रमण को बचाने के लिए, इन्फेक्शन, जैसे कोरोना में आप लोगों ने देखा होगा एक संक्रामक बीमारी थी कोविड-19। ठीक, उससे बचने के लिए क्या किया जाता था, कुछ उपाय किए जाते थे। तो वो कौन कौन से उपाय आपके हैं संक्रमण से बचाने के लिए, वही आपसे पूछा जा रहा है कि कॉमन जो है मेथड क्या होता है उससे सुनिश्चित बचने के लिए एक सामान्य विधि क्या क्या हो सकती है। ठीक, एक सामान्य विधि आपकी क्या हो सकती है। ठीक, सामान्य विधि क्या होती थी, बियरिंग स्टेराइल ग्लव्स एंड मास्क। ठीक, थोड़ा गलत लिखा हुआ, दस्ताने एवं मास्क पहनना। ठीक, नियमित इमेजिंग अध्ययन एवं का आयोजित करना, यानी आपका कंडक्टिंग रूटीन इमेजिंग स्टडी। ठीक, यानी इमेजिंग स्टडी का क्या मतलब हुआ, रेगुलर अपना चेकअप करवाते रहना, हेल्थ चेकअप करवाते रहना। ठीक, इसके बाद क्या, भौतिक चिकित्सा की पेशकश, विटामिन निर्धारित करना। ठीक, यानी ऑफरिंग फिजिकल थेरेपी और प्रिस्क्राइबिंग विटामिन। ठीक, तो विटामिन का निर्धारण करना, या ऑफरिंग फिजिकल थेरेपी हो गया, प्रिस्क्राइबिंग विटामिन हो गया। ठीक, तो ये इसमें से कौन सा है आपका जो एक कॉमन मेथड होता है इंश्योर करना इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। ठीक, दस्ताने में मास्क पहनना, नियमित इमेजिंग अध्ययन आयोजित करना, भौतिक चिकित्सा की पेशकश करना और विटामिन निर्धारित करना। ठीक, ए कॉमन मेथड टू इंश्योर इन्फेक्शन कंट्रोल इज। ठीक, तो इसमें जो होगा आपको संक्रमण से बचना है, संक्रमण के बाद आपको जानकारी लेनी है तो आप इमेजिंग टेस्ट कर सकते हैं। भौतिक चिकित्सा यानी आपको फिजिकल थेरेपी जो है वो भी उसके बाद ही होगा। विटामिन वगैरह से बचा जा सकता है, लेकिन जो कॉमन मेथड होता है क्या, कोई से भी संक्रमण से बचने के लिए आप स्टेराइल ग्लव्स पहनिए और मास्क पहनिए। ठीक, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, आपने सुना होगा। ठीक, मोदी जी ने कहा था कि 2
गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ठीक, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ठीक, तो आपकी जो 2 गज की दूरी है वो होनी चाहिए। मतलब ये तो कोविड-19 के लिए था, लेकिन मास्क जरूरी है और ग्लव्स तो आपके जरूरी, यानी आपका नाक ढका होना चाहिए। यहाँ से आपके जो बैक्टीरिया वायरस हैं इसका एंट्री होने का चांस रहता है। या आपका हाथ जो है ये बहुत जगहों पे आप टच करते हैं, तो अगर ग्लव्स नहीं पहने रहेंगे हॉस्पिटल वगैरह में तो आपको जो है इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, क्योंकि इसी हाथ से आप अपने शरीर को भी टच कर रहे हैं और यही हाथ आप मरीज को भी टच कर रहे हैं। ठीक, तो आप जो है इसके लिए ध्यान दीजिए। और इसमें जो है बहुत ही क्या कहे आसान क्वेश्चन था। थे तो इसका जवाब अगर नहीं दे पाए तो आप लोग बैच जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको थ्योरी क्लासेस करनी पड़ेंगी। ठीक, तो थैंक यू अगर अभी तक आपने लेक्चर देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नर्सिंग गुरुकुल आपका जो है नर्सिंग के हर एक इन्फॉर्मेशन को आप तक बहुत ही मेहनत से और बहुत ही जल्दी पहुँचाने की कोशिश करता है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।